नमस्कार मित्रों, मैं हूं चौकीदार और आप सुन रहे हो पहचाननामा। पहचाननामा भ्रमण ध्वनि पर लाया गया एक मंच है जहां समाज की जानी मानी हस्तियों के साथ विचार साझा किया जाता है और उनसे पूछे जाते हैं कुछ सवाल। उन सवालों से जो जवाब मिलता है उससे बनता है नया सामाजिक नज़रिया। तो आइए सुनते हैं तरक्की का नया नज़रिया। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर बैजनाथ पाल। डॉक्टर बैजनाथ पाल का पहले परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर बैजनाथ पाल का जन्म 9 फरवरी 1976 को फैजाबाद जनपद की तहसील बीकापुर के गांव कोरो राघवपुर में हुआ। आपकी माता श्री सुषमा देवी जी और पिता श्रीमान रामचंद्र पाल और दादा श्री राम दुलारे पाल तथा दादी श्रीमती मेड़ा देवी ने आपका नाम बैजनाथ रखा। पढ़ लिखकर वही बांका नौजवान बैजनाथ बाद में डॉक्टर बैजनाथ पाल बन गए। डॉक्टर बैजनाथ पाल ने गांव की प्राइमरी पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लिया। 12वीं भी गांव के ही इंटर कॉलेज से किए। आज की घड़ी में आप लोगों को अचरज होगा, लेकिन उस समय डॉक्टर बैजनाथ रोजाना 40 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके साकेत महाविद्यालय से ग्रेजुएट हुए। राजनीति शास्त्र से परा स्नातक और इसी विषय से पीएचडी भी पूरा किया। इस दौरान आज की तारीख की नज़र में सबसे दिलचस्प बात आपके ज़हन में आएगी कि उस समय जब नाबालिग लोग कहते थे एक 18 साल की उम्र के नीचे के लोगों को, उस समय डॉक्टर साहब मात्र 15 साल के थे और 10वीं में पढ़ रहे थे। तभी आपकी शादी श्रीमती विजय कुमारी पाल के साथ हो गई। लेकिन आपकी शिक्षा साधना चलती रही। आपका गौना जब आप एमए कर रहे थे तब हुआ। आप इसी बीच प्रयागराज चले गए, जो उस समय का इलाहाबाद था। वहाँ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा लोक आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां आपने किया। फिर आपका मन अध्यापन की तरफ खींचा चला गया। आप अपने गांव वापस लौट आए और गांव में आकर आप पड़ोस में स्थित श्री विनायक महाविद्यालय खजुराहट में प्रवक्ता बन गए। लगभग 14 साल तक आप श्री विनायक महाविद्यालय संस्थान को अपनी सेवा देते रहे। साल 2011 में आप अपने गांव के पास में ही HLITI की स्थापना किया। कालांतर में HL ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया और 2017 में HL पब्लिक स्कूल खोल दिया। इसी बीच आप क्षेत्र के BDC भी चुने गए और राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। आप आज 2 संतानों के पिता हैं, सफल विद्यालय संचालक हैं, समाज के उभरते सितारे हैं। लोग आप पर फिदा हैं। आइए वजह जानते हैं, लोग आप पर क्यों फिदा हैं। डॉक्टर बैजनाथ पाल साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। चौकीदार के पहचाननामा में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपने बचपन के अनुभव को साझा करें। आपकी पढ़ाई लिखाई दिया में हुई या बिजली के प्रकाश में? शुद्ध रूप से हम लोग ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं। जी हाँ। जहाँ पर बिजली मैं जब ग्रेजुएशन में पहुंचा तब पहुंची। उसके पहले हम लोग ढिबरी जिसको बोलते हैं उसमें पढ़ाई करते थे। कुछ समय बाद जब हमारे पिताजी सेवा में आए तब हम लोगों के यहाँ लालटेन और खपड़ेल घर बना और उसी में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हमने गांव में किया, क्योंकि हम लोग जब मैं समझता हूँ कक्षा 7 या 8 में रहा हूँ। जी हाँ। उस टाइम मुझे पहला जूता पहनने को मिला था। उसके पहले मुझे जूता पहनने को नहीं मिला था। जी हाँ। और चूंकि पिताजी इस समय सेवा में आ गए थे, वो सिंचाई विभाग में उनकी नियुक्ति हो गई। अच्छा, तो हम लोगों की सरकारी कर्मचारी बन गए। तो थोड़ा हम लोगों के जीवन में कुछ उजाला हुआ। फिर भी कितने भाई बहन का परिवार था आपका? आज की डेट में हम लोग 5 भाई और 1 बहन हैं। जी। और इनकी परवरिश करना, पढ़ाई लिखाई करना एक नौकरी करने वाले के लिए भी कठिन काम था। जी हाँ। फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया जहाँ तक भी उनसे बन सका। जी। और शुद्ध रूप से हमारा घर आप ये समझिए कि पक्की सड़क तो बहुत बाद में, आप काफी बाद में बनी। जी। और धीरे धीरे अब तो काफी तरक्की हो गई। पहले कुछ भी नहीं था, एक जंगल था उधर।
तो आपके दादाजी भी अभी 96 बरस के हैं, जैसा कि आपने पूर्व में बातचीत में बताया। दादी जी भी आपकी जिंदा हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। आपकी दादा दादी भी आपकी जवानी में हैं, माता पिता तो आपके हैं ही, और एक छोटा कर्मचारी होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से लालन पालन आपके पूरे परिवार को, भाइयों बहनों को, सबको आपके माता पिता ने तन्मयता के साथ पढ़ाया। आप जीवन में आगे बढ़े, इतना सब कुछ हासिल कर लिया। आपको क्या लगता है कि क्या यह आसान होता है एक छोटे स्तर के कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी? बहुत बहुत कठिन काम होता है। वही मैं, चूंकि अब हम लोग कमाने लगे हैं, पैसा कमाने लगे हैं, तो हमको ये लगता है कि हम लोग 2 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं इस काल में जी। और उन लोगों ने कैसे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, कैसे बड़ा किया, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम लोग उनके ऋणी हैं। बाबा दादी हमारे जीवित हैं, इस मामले में हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज की डेट में 4 पीढ़ियां हमारे साथ हैं और वही संस्कार जो उनके द्वारा दिए गए वो आज भी हमारे मन में और जेहन में बने हुए हैं और वही संस्कार हमको आगे बढ़ने की, समाज सेवा करने की प्रेरणा भी देते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह का सामाजिक परिवेश जो हमारी जाति का है, खास करके पाल समाज का है, ऐसे हालात में आपके पास आसपास कैसा माहौल था उस समय शिक्षा का, जब आपका शैशव अवस्था थी आपकी? मैं अपने क्षेत्र का, उस क्षेत्र का आज की डेट में भी सिंगल पीएचडी हूँ। पाल समाज आज की डेट पाल समाज का तो मुझे लगता है कि फैजाबाद जिले में एक आध लोग भले हों, 2 लोग, बाकी तो कोई है नहीं। डॉक्टर गोपाल, अन्य समाज की भी बात आप कर रहे हैं कि आप? मैं अपने गांव की बात, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में आज की डेट में भी कोई पीएचडी नहीं है। जी जी जी, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। वह भी राजनीतिक क्षेत्र में आप पीएचडी हैं। हाँ, और अपने गाँव में जो अगल बगल के छोटे छोटे पुरवे हैं, कुल मिला के 30-40 घर अपने बिरादरी के लोग, पाल समाज के लोग रहते हैं। अच्छा। अब धीरे धीरे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ ITI भी कर रहे हैं, कुछ BEd भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल की पहले 2 लोग केवल हमारे गांव में ग्रेजुएट थे। एक माननीय विजय कुमार पाल जी हैं जो प्राइमरी में अध्यापक हैं जी, और दूसरे हम थे। उसके बाद चूंकि हमारे भाई लोग भी धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारे सभी भाई लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नियां भी। हमारी पत्नी सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। जी हाँ। उसके बाद हमारे छोटे भाई की पत्नी MA है, BEd है, तो वो भी शिक्षक हैं। तो हमने इस दिशा में प्रयास किया कि परिवार के लोग शिक्षित हो। हमारी सिस्टर भी BPEd है, MA है जी। और तो इस तरह से मैंने सोचा कि ये शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को तरक्की मिल सकती है, विकास की राह देखने को मिल सकती है। डॉक्टर साहब, यह सब माहौल आपने बदला अपने परिवार में शिक्षा का, अपने गांव में, या फिर ये कैसे बदल गया, या अचानक से? नहीं, ये अचानक नहीं बदला है। कुछ परिवर्तन तो हमने स्वयं किए हैं जी। जैसे हमारे गांव में एक चीज तो देखने को मिलती थी, छुआछूत। अच्छा। तो वो जब से हम थोड़ा बड़े हुए तो हमने अपने घर से ही व्यवस्था शुरू किया कि हम अपने घर में उसी व्यक्ति को बुलाते हैं जो सबके साथ बैठ के खा सके जी। दूसरा, हम उसी को सम्मान करते हैं जो हमसे उम्र में या तो बड़ा है या तो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जी। और मैंने ये बात सभी को बताने का प्रयास किया कि आज की डेट में सम्मान आदमी को उसी को देना चाहिए जो वास्तव में योग्य है। अयोग्य व्यक्ति किसी भी जाति का हो उसको सम्मान नहीं देना चाहिए। जी जी। तो ये हमने अपनी तरफ से काफी पहल किया तो हमारे गांव में काफी जागरूकता आई। और एक काम मैं और करता हूं भैया कि हमारे गांव में अगर कहीं कोई विवाद होता है, खास करके पाल समाज के लोगों के बीच में, तो मैं प्रयास करता हूं कि उस मामले को तुरंत सुलह समझौते से किसी भी तरीके से उसको खत्म किया जाए, चाहे दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी मामला हो। मतलब वो अपनी समाज की पंचायत में निपट जाए, वो बिल्कुल थाने न जाए, वो कचहरी न जाए। बिल्कुल। वैसे भी किसी कवि ने कहा है कि भले घर में डांट बीबी की खाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहता हूँ कि आपके गांव में उस समय आपके बचपन में भेड़ें थी? नहीं, हमारे तो भेड़ नहीं थी, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं जी, वो कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ दिन तक उन्होंने काम किया था जी। तो लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पाए, किसी वजह से अपने इकलौते होने की वजह से वापस चले आए। जी। तो इन्होंने खेती बाड़ी अपना संभाल लिया। भेड़ तो नहीं थी,
हमारे बगल के जो लोग हैं उनके पास भेड़ थी। अच्छा। और हमारे बाबा के जो पिताजी थे वो लोग अपने जमाने में थोड़ा संपन्न थे, क्योंकि उनके पिताजी बैंकॉक वगैरह में रहते थे। 1943 में जब लड़ाई हुई जी जी। तो उन लोगों ने सारा घर द्वार छोड़ करके वो वापस चले आए, क्योंकि इन लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ के मजदूरी कराने के लिए ले गया था। उस टाइम पे आपने सुना होगा इतिहास में गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे। जी जी जी। तो हमारे बाबा के पिताजी जो थे वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में बर्मा में रहा करते थे जी। तो 1943 में वहां से छोड़ करके भाग आए। वो ऐसा बताते हैं कि वहां पे घर भी बना लिया था उन्होंने, दुकानें अपनी थी, बिजनेसमैन थे लोग, सब छोड़ के चले भारत। हाँ, वापस चले आए अपने घर पे। तो फिर हम लोगों जब तक जानने लायक हुए तब तक तो वो रहे नहीं जी। फिर भी बाबा जी हमारे अभी बताते हैं 3 पीढ़ियों की बात, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ डॉक्टर साहब यह बताएं कि आपके गांव में जिस परिवार में भेड़ें थी उस परिवार का शैक्षिक आर्थिक विकास हुआ क्या? सर केवल आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन उसी रूप में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि मूल जड़ जो है हमारा व्यवसाय ही रहा, मूल होने के वजह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग शिक्षा से दूर होते गए। और यह धन या व्यवसाय धन तो देता गया, लेकिन हम उसको कैसे यूज करना है ये हम नहीं सीख पाए, और इसीलिए हम पीछे हो गए। मतलब अन्य समाज की तुलना में पाल समाज आज की डेट में फैजाबाद और उसके आसपास डॉक्टर साहब की नज़र में क्या विकास तेजी से कर रहा है या फिर वैसे ही रुक रुक के गाड़ी चल रही है? नहीं, बहुत रुक के गाड़ी चल रही है। मुझे बड़ा कष्ट होता है जी कि मैं सामाजिक जागरूकता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ। उसके लिए विगत वर्षों में हमने फैजाबाद में एक छोटे आयोजन के माध्यम से आयोजन के पहले मैं एक बात बता देता हूँ। फैजाबाद जिले में बाबू कालीचंद पाल जी इस समय हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने पाल विकास संस्थान की स्थापना किया था। तो सौभाग्य से उनके साथ हमको भी जुड़ने का मौका मिला और उनसे प्रेरणा मिली। और वो बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति, कक्षा 5 तक पढ़े व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सोच अपने आप में बहुत दूरदर्शी थी जी। तो हम लोग जब मिलते थे तो वो इस तरह की बात करते थे कि बेटा आप लोग पढ़े लिखे हो, हमको कुछ बताओ हमें क्या करना चाहिए जी। तो हमने ये सोच करके फैजाबाद जिले में हम लोग होली के अवसर पर या अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मदिवस के अवसर पर छोटे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों कुछ कार्यक्रम करते थे। उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ थे या जो नौकरी पेशा में लोग हैं या जो समाज से निकल करके आगे गए हैं उनको सम्मानित करने का काम किया। उसके साथ साथ में एक काम और किया कि जो हमारे बच्चे हैं अभी छोटे हाई स्कूल इंटर पास किए अच्छे नंबरों से बीटेक कर रहे हैं या इस तरीके कुछ कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किया। तो इससे एक समाज में हमको तो लोग जाने ही, लेकिन उससे क्या है बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हमें ये काम करना चाहिए। तो आज की डेट में हमारी जानकारी में हमारे रिश्तेदार में या अन्य मिलने जुलने वाले जो मित्र लोग हैं 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक कर रहे हैं या अच्छी डिग्रियों को लेकर के आगे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये मुझे यानी कुल मिला के निचोड़ में ये कहा जाए तो आपने और बाबू कालीचरण जी जैसे सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों ने मिल करके संवाद मंच गांव लेके गए और मेले लगा करके गांव के लोगों को जागरूक किया, शिक्षा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गर्व होता है उनका नाम लेने में। अच्छा, कि अगर कहीं पे आग लग जाती थी अपने समाज में किसी व्यक्ति की यहाँ तो वो हमको बुलाते थे जी। जैसे हमारे पास पहले तो फोन वोन नहीं होता था, किसी माध्यम से बुलाते थे। तो मैं कभी उनके घर पे गया तो वो अपने साथ में, क्योंकि हमारे पास पहले गाड़ियां नहीं थी हम लोगों के पास, उनके पास बहुत पहले हम लोग छोटे थे, बीए कर रहे थे तब जीप थी उनके पास जी। हम लोग उससे जाते थे तो ये तब उस समय 100 रुपए 200 रुपए दिया करते थे। जैसे भैया ये ठीक है आपकी भेड़ मर गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो एक प्रोत्साहन के रूप में, ऐसा नहीं उसकी भरपाई जी। वो प्रोत्साहन के रूप में। और उसका संदेश ये भी था कि हम आपके साथ विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं। और बहुत अच्छा लगता था मुझे उस टाइम भी, और आज भी हम लोग ये काम करते हैं। चौकीदार की तरफ से बाबू कालीचरण जी को इस कार्यक्रम के इस मंच पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ आपसे अगला सवाल लेता हूं कि कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं अभी समाज को पीछे ले जा रही हैं डॉक्टर साहब की नजर? जी, पहले जो सामाजिक समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं
लेकिन जो शिक्षा का रहस्य है, शिक्षा का मंत्र है, वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। पहली जो समस्या है। दूसरी समस्या है, रहस्य न जानने की वजह से हम लोग उन्हीं बुराइयों में जकड़े हुए हैं जिन बुराइयों में हमारे बाबा दादा जकड़े हुए थे, यानी कि अनपढ़ लोग जकड़े हुए थे। कौन कौन सी बुराई? जैसे आडंबर, सामाजिक आडंबर है, छुआछूत है, और हम अपने धंधा बिजनेस से अलग नहीं हट पा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि लोग बेड बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो बच्चे हैं, मैं अगर ये उनसे कहूँ कि भैया ये बढ़िया काम है, आप इसको शुरू कर दो, तो वो ये कहेंगे ये तो बढ़ई का काम है। लेकिन जैसे कोई और नई चीज है, कंप्यूटर का काम है या अन्य चीजें हैं, तो लोग उसको छोटा मानते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें समाज के साथ अपने आप को बदलना चाहिए और उस छोटे से काम को दूर देखते हुए, इस आज की डेट में जो छोटा काम है ये 5 साल बाद बहुत बड़ा व्यवसाय बनेगा, इस दृष्टिकोण से हमें काम करने की जरूरत है। और यह दृष्टिकोण तब पैदा होगा जब हम शिक्षा के मूल तत्व को समझ करके ग्रहण करेंगे। और ये तभी संभव है जब बच्चे घर से बाहर निकल करके शिक्षा ग्रहण करें, यानी कि उच्च शिक्षा ग्रहण करें। मतलब पढ़े तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में बसाओ। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। डॉक्टर साहब, और कोई सामाजिक समस्या? हाँ, एक समस्या और हमको देखने को मिलती है कि जो अपने यहाँ विवाह प्रथा थी, बाल विवाह अभी कुछ दिनों तक प्रचलित था, अब तो लगभग खत्म होने की स्थिति में है, लोग जागरूक हुए हैं। लेकिन उसमें एक जो बुराई है वो आज भी विद्यमान है। वो ये है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए अपनी बेटी की शादी करना 1 लाख रुपए है, तो मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन अगर हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं है फिर भी हमने मांग करके 2 लाख खर्च कर दिया। अब हम तो 3 साल पीछे हो गए। तो जो अनावश्यक खर्च है, शादी है, विवाह है, मुंडन है, बरही है, तेरही है, इन सब में हम लोग जो खर्च करते हैं, ये एक सामाजिक बुराई के रूप में आज हमें देखने को मिल रही है। और ये हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। जैसे हम बर्थडे मनाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी हम दिखाने के लिए मनाते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी के द्वारा ये मनाया जाता है, हमको भी ये करना है। मतलब जलसा करना प्रजा का काम नहीं है, लेकिन हम वही करते हैं, इसीलिए हम कंगाल बनते जाते हैं। दिखावा में हम परेशान हैं। हम अपने बच्चों की फीस नहीं देना चाहते हैं पढ़ाई की, लेकिन हम दिखाने के लिए अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर साहब, फर्जीली शादियों पर भी अपनी राय दे रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, फिर तो सामूहिक विवाह होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर रहा हूँ और मैं आग्रह करूंगा आपसे भी कि आपके माध्यम से अगर इस तरह के संगठन हमारे समाज में तमाम काम कर रहे हैं, अखिल भारतीय पाल महासभा है, पाल सेवा संघ है और तमाम चीजें काम कर रही है, तो उसमें मैं तमाम लोगों से इस चीज पर चर्चा भी कर चुका हूं कि भैया अगर इस तरीके की बात बने तो मैं पूरे तरीके से तन मन धन से सहयोग करने को तैयार हूं। समाज को इस तरफ ले जाने की जरूरत है कि शादी विवाह में पैसे ना खर्च करके हम लोग शिक्षा पर पैसे खर्च करें, क्योंकि शिक्षा ही एक अमूल्य निधि है जो हमें अपने विकास में सहायता देती है। डॉक्टर साहब, जब तक धनवान लोग सामूहिक विवाह के मंच पर अपने बच्चों की शादियां नहीं करेंगे, तब समाज का जो गरीब तबका है वह भी अपने कहते हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करे। वो कहता है कि फिर वो नहीं, लोग नहीं करते, लोग हंसेंगे। तो बिल्कुल। शुरुआत तो जिम्मेदार सामाजिक नेता या जिम्मेदार धनवान व्यक्ति अगर करेगा तो लोग उसका अनुकरण करके यह काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग इस तरह का आयोजन भी करें, अपने बच्चों की भी शादियां सामूहिक विवाह समारोह के मंच पे करें। हाँ, हमने तो अभी नेता भी करें, व्यवसायी भी करें, तो छोटे लोग भी आप लोगों के साथ आएंगे और यह कारवां चल निकलेगा पूर्वांचल में। बिल्कुल, हमने तो अभी से सोच रखा है कि अब अगर हमें मौका मिला बच्चों की शादी करने का, तो मैं पहली चीज तो दिन में करूंगा जी, और दूसरी चीज ये है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट उसमें खर्चे पर जी, और वो इन्वेस्टमेंट उनकी एजुकेशन पर, उनकी अन्य चीजों पर, जिससे उनका व्यक्तिगत विकास हो सके या समाज का विकास हो सके, उस पर खर्च होना चाहिए। तो सामाजिक जब मंच आप लोग लगाते हैं, संवाद का मंच, तो वहाँ पर इस तरह के इश्यूज आप उठाते हैं, जैसे विजाति नवयुवकों को रोकने के लिए विजातीय विवाह की तरफ भी नवयुवक आकर्षित हो रहे हैं। पढ़ लिख लेने के बाद
नवयुवकों में ये अलग से अलग टाइप की चेतना जागृत हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, परिवार के लोगों का कहना नहीं मानते हैं। आप तो अपने माता पिता का कहना मान के 15 साल की उम्र में ही आपने अपनी शादी कर लिया था, लेकिन आज का नवयुवक जो है वो माता पिता को दरकिनार करके शादियां कर ले रहा है। उस पर कैसा अंकुश लगाना चाहते हैं आप? किस तरह का उनका मन जो है बदलने का प्रयास डॉक्टर बैद्यनाथ जी करें? उसको भैया मुझे लगता है कि बताने और समझाने से ये चीजें नहीं आएंगी जी। ये चीजें हम जो देख रहे हैं कि जो हमारा संयुक्त परिवार टूट रहा है, इसके पीछे यही सारी बुराइयां छिपी हुई हैं। अभी आप संयुक्त परिवार में रहिए, मैं दूसरे की बात ना कह करके अपनी ही बात रखता हूँ आपके सामने। हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ बड़े हुए ही नहीं, या तो दादा दादी के साथ बड़े हुए या तो पिताजी और माता जी के साथ बड़े हुए। और जब इस तरह की चीजें होती हैं कि बच्चे अपने अगली पीढ़ी के साथ बड़े होते हैं तो उनके अंदर अपने आप वो संस्कार आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ऐसी कहानियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, अपनी 2-3 पीढ़ी पहले के माध्यम से अपनी चीजें भर देते हैं कि वो बच्चे वहीं से संस्कारवान हो जाते हैं। तो एक बुराई तो ये है कि जो हमारे जो संयुक्त परिवार टूट रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी है, एकाकीपन उत्तरदायी है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे, मान लीजिए हम हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे हैं और हम अकेले शहर में चले आए, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों लोग नौकरी करते हैं, तो बच्चों पर ना हम ध्यान दे पाते हैं ना हमारी पत्नी ध्यान दे पाती है। तो उसकी वजह भी जो गड़बड़ बच्चे निकल रहे हैं, जो माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, ये भी एक रीजन है उसमें। तो इस पर अंकुश डॉक्टर साहब मानते हैं कि ये संयुक्त परिवार में अगर रहेंगे बिल्कुल तो इस पर अंकुश लगेगा, और सामाजिक मेलों में भी जाएंगे बच्चों को लेकर के, पत्नियों को लेकर के, तो भी इस पर अंकुश लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि हम अगर अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक है हमारे बच्चे हमारा भी सम्मान करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और लेते हैं, बड़ा संजीव के साथ आपसे पूछना चाहते हैं कि समाज में अनेक सामाजिक संस्थाएं होने के बावजूद हर जिले में लगभग 2-3 सामाजिक संस्थाएं हो गई हैं। जी। इसके बावजूद भी धरातल पर कुछ दिखता नहीं, ना कोई समाज का व्यक्तिगत दिखता है, किसी का शैक्षणिक संस्थान होगा, किसी का हॉस्पिटल होगा, लेकिन एक समाज का संयुक्त कोई संस्थान नजर नहीं आता। ऐसा क्यों है? उसका रीजन यही है कि जो लोग संस्थाएं बनाते हैं उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात होती है कि लोग हमको जाने। किसी भी व्यक्ति के मन में जब ये बात रहेगी कि इसकी वजह से हमको फायदा हो, तब वो संस्था तरक्की नहीं कर सकती है। जब उस व्यक्ति के मन में ये धारणा होगी कि हमारी वजह से संस्था को फायदा हो, तो वो संस्था तरक्की करेगी, चाहे जो भी संस्थाएं हो। और रही बात हॉस्पिटल की और विद्यालय की, तो हमने तो कॉलेज से शुरुआत किया है। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, फैजाबाद जिले में 3 या 4 विद्यालय अपने हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केवल अपना विद्यालय है और फैजाबाद जिले में दूसरा कोई विद्यालय नहीं है। और एक विद्यालय और है, कालीचरण पब्लिक स्कूल, जिनका नाम मैंने अभी लिया, उनके नाम पर उनके लड़के से मैंने जबरदस्ती वो विद्यालय खुलवाया। जबरदस्ती मीन्स क्योंकि वो लोग व्यवसायी हैं, तो मैंने कहा कि बाबूजी के नाम पर आप पैसा खर्च करिए, इसकी मान्यता, बिल्डिंग, ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा। तो आज की डेट में ये कालीचरण पब्लिक स्कूल बीकापुर में संचालित हो रहा है, कक्षा 8 तक, 1 से 8 अभी है, इंटर नहीं हो पाया। हमेशा के लिए बाबूजी को जीवित रखो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये मंशा थी और हम अपने उसमें सफल भी रहे। और दूसरे हैं एक हमारे भाई बंसराज पाल जी, वो यही मसौदा में इंटर कॉलेज चलाते हैं, तो उनसे मैं मिलता रहता हूँ, जो भी सहयोग हो पाता है मैं करता रहता हूँ। तो ये 2-3 संस्थाएं हमारे नॉलेज में है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम जब भी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो लोगों से हम ये कहते हैं कि अगर आपकी धारणा ये हो कि हम नौकरी अगर नहीं कर रहे हैं तो हम नौकरी देने की स्थिति में आएंगे, अगर ये धारणा हो तो आप विद्यालय खोलिए, हमारी तरफ से आपके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा, जो भी आप चाहें। बढ़िया चौकीदार, आपको आपकी जज्बात को सलाम करते हैं और अगला सवाल लेते हैं। धन्यवाद। एक चीज मैं और बता देता हूँ, हॉस्पिटल का आपने भी जिक्र किया। फैजाबाद में 2 हॉस्पिटल हैं, एक सुनयन आई हॉस्पिटल डॉक्टर गजेंद्र पाल साहब हैं, वो चलाते हैं, और एक पाल मेडिकल केयर सेंटर, वो भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर RC पाल साहब चलाते हैं। ये दोनों हमारे अच्छे मित्र हैं और हम उन लोगों को कुछ न कुछ ये कहा करते हैं कि इसको और बुलंदी पर ले चलिए और भी नया इसमें कुछ शिक्षण से संबंधित कोर्स, ANM, GNM, इस तरह की चीजें चलाइए।
तो आने वाले समय में इसमें कुछ और अच्छी चीजें दिखाई पड़ेंगी और फैजाबाद में एक अच्छा एक वो रहेगा। चलो बढ़िया है, पाल समाज के अधिक से अधिक लोग इस तरह के संस्थान का लाभ लें। अगला सवाल लेते हैं आपसे, पाल समाज की कौन सी सामाजिक संस्था बढ़िया काम कर रही है आपकी नज़र में, आपके आसपास? हमारे कई मित्र मुंबई में भी हैं जी। जो स्थिति पाल सेवा संघ की पूरे देश में है जी, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और संस्थान इतना बढ़िया काम कर रहा है जी। अखिल भारतीय पाल महासभा को भी मैंने देखा और भी तमाम संस्थाएं लखनऊ में, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में चलाए लोग जी, लेकिन वो सीमित रह गई, 1 जिले 2 जिले 3 जिले तक सीमित रह गई, इससे आगे वो नहीं जा पाएंगी। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं तो मुंबई भी एक बार जा चुका हूँ जी, तो मैं लोगों से मिला और लोग जज्बात को समझा। अब मैं देख रहा हूँ प्रतापगढ़, इलाहाबाद में भी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं जी। और अभी हमारी बात भी हुई है कि उधर भी पूर्वांचल में अम्बेडकर नगर और फैजाबाद में भी जी इनके क्षेत्र को बढ़ाया जाए जी। तो हमारा पूरा सहयोग भी इनके लिए है और बड़ा अच्छा है। ये इस समय आज की डेट में अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं जी। पाल समाज का सबसे बड़ा सामाजिक नेता आप किसे मानते हैं? समाज में तो कई नेता उभरे, आप जानते होंगे जी। और लोगों ने मंत्री पद भी ग्रहण किया, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक लोग रहे जी। दयाराम पाल जी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, आप जानते होंगे जी। राजा राम पाल जी सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, अपनी पार्टी भी बनाए जी। और भी एसपी सिंह बघेल साहब आज के डेट में है ही हैं, एक छत्रप के रूप में आगरा मंडल में काम कर रहे हैं जी। लेकिन इन सबके पीछे जब मैं देखता हूँ तो ये इकलौते थे अपने आप में, अपने हित के लिए इन्होंने काम किया, जो मुझे समझ में आया जी। इन्होंने कभी सामाजिक हित की बात नहीं की। हाँ, वही तो और सामाजिक नेता नहीं तो राजनीतिक नेता है। हाँ बिल्कुल, समाज के राजनीतिक चेहरे हैं, समाज का सबसे बड़ा सामाजिक नेता। और इस समय एक धनगर मूवमेंट चला था उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से जी। माननीय श्री जेपी धनगर साहब ने उसको चलाया था और बाबूराम पाल जी उनके सारथी बने थे पूर्वांचल में जी। और बाबूराम पाल जी को भी लोगों ने जाना, उन्होंने पूरे प्रदेश को जाना जी। और जेपी धनगर साहब को भी जाना। अपने आप में बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज की डेट में जितने इनके साथी थे जी। किसी न किसी वजह से साथ में नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ कि नेता वही अच्छा है जो सभी को साथ में लेकर के चले जी। और आप जानते हैं राष्ट्रीय समाज पक्ष आपके महाराष्ट्र में है, महादेव जानकर साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं बढ़िया जी। और यूपी में भी कुछ काम हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छा काम हो रहा है जी। तो आप सबके माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से पता चलता रहता है कि समाज के जागरूक नेता है, उन्होंने शादी भी नहीं की है, जो भी बातें हैं जी। तो अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो अब हमारी निगाह में आप कहेंगे सबसे बड़ा नेता, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। सबसे बड़ा लेकिन आप नेता हमने आपसे पूछा था, सामाजिक नेता जी। अब समाज की अगर बात की जाए तो समाज जिससे ज्यादा लाभान्वित होगा उसी को सामाजिक नेता माना जाएगा। तो हमारी निगाह में तो क्या जेपी धनगर जी से समाज लाभान्वित हुआ? धनगर आंदोलन तो उन्होंने चलाया ना, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि मूवमेंट उन्होंने बहुत तेजी से शुरू किया, लेकिन उससे लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। अगर लाभ मिलता तो आज की डेट में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरते उत्तर प्रदेश में हो। तो पाल समाज की कोई राजनीतिक दल जी इस समय आपको नजर आ रहा है जिसमें संभावनाएं हो? सर इस समय तो, या इस समय की पहले की भी बात करूं, हम लोग कैसे जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है जी। राजनीति का एक मूल मंत्र है कि हम भविष्य का आकलन भूत के आधार पर निर्धारित करते हैं जी। सभी पार्टियों ने इस समाज को यूज किया है, आप भी जानते होंगे जी। और जब चुनाव आता है तो लोग सबको सामाजिक संगठनों की मीटिंग करते हैं, टिकट देने की बात करते हैं, लाभ देने की बात करते हैं, शासन सत्ता आने के बाद उसको दरकिनार कर देते हैं। डॉक्टर साहब ये मैं जानना चाहता हूँ कि निषाद समाज का अपना दल है, राजभर समाज का अपना दल है, मुट्ठी भर लोग हैं, सबका अपना अपना दल है। पाल समाज का भी धरातल पर, जमीन पर कोई राजनीतिक दल है इस समय? हाँ बिल्कुल है आपके प्रदेश में। और मैंने देखा अभी आपको राष्ट्रीय समाज पार्टी की हमने चर्चा किया, तो क्या यह राष्ट्रीय समाज पार्टी जो है जमीन पर काम कर रही है आपके उत्तर प्रदेश में?
अभी तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, अभी ये दिख नहीं रहा है जी बस कुछ लिमिटेड लोगों तक ये सीमित है जी और अगर धरातल पर काम होगा तो लोग जानेंगे, लोग नहीं जान पा रहे हैं, ये अभी लिमिटेड लोगों तक है। और दूसरा, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन भैया राम जी ने किया जी और अभी तुरंत बाबूराम पाल जी ने भी एक दल का गठन किया है, जी वो भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जी तो मुझे ये लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल, जो लोग राजनीतिक दल बना रहे हैं, जी इन लोगों को स्वार्थ को छोड़ करके पहले पब्लिक की तरफ ध्यान देना होगा। अगर पब्लिक इनको अपना मान लेगी तो मुझे लगता है कि पूरा भारत देश इनको अपना मानने लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। डॉक्टर साहब, मुंबई में आपने बात करी कि मुंबई का जन्म है पाल सेवा संघ का और पूरे आपके प्रदेश में भी फैल रही है और यहाँ भी अच्छा काम कर रही है। जी। आप को बताने में चौकीदार को अच्छा लगेगा, मुंबई में 13 संस्थाओं को मिला करके एक सुप्रीमो संस्था बना दिया गया है जिसका नाम रखा गया है समन्वय समिति। जी जी जी। समन्वय समिति के माध्यम में उस मंच में हर संस्था के 2-2 लोग, चौकीदार की जानकारी में अगर सही हो तो, लिए गए हैं और वो लोग मसौदा तैयार करते हैं कि कौन सा काम करना है, किसी का कोई प्रोग्राम न टकराए, कोई मुद्दा बने तो उस पर काम करना चाहिए। चौकीदार का और ये संस्था जो पाल सेवा संघ है, जी। ये भवन बनाने के इसमें है कि एक कोई मल्टीपर्पज भवन मुंबई की धरती पर पाल समाज का बने। जी। इससे पहले एक और संस्था है पाल विकास संघ, जी। मुंबई के नजदीक में उन्होंने जगह भी लिया है, वह भी भवन बनाना चाहते हैं। जी जी। इसके अलावा एक उद्योगपतियों की संस्था है, वो मुंबई महानगर पालिका के अंदर में भी भवन बनाने का सपना सजोए हुए हैं, फाइलें लगाए हैं कि सरकार कहीं जमीन अलॉट कर दे, हम भवन बना लें। जी जी। तो अलग अलग ढंग से लोग भवन बनाना चाहते हैं। चौकीदार का ऐसा कहना है कि ये जो समन्वय समिति है, सारे संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, सारे संस्थाओं के लोग यहाँ पर हैं, समग्र समाज इसमें आ गया, समाहित हो गया। अगर भवन का सपना ये समन्वय समिति साकार करे तो कैसा रहेगा डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा रहेगा भैया। और मैं तो अपनी तरफ से एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जैसे अभी एक शब्द आपने कहा कि मल्टीपर्पज होना चाहिए जी। तो मल्टीपर्पज का मतलब एक हॉल हो, उस हॉल में छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहे जी। और उसका दूसरे रूप में उपयोग ये हो कि आपके क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ जो हो वो एक समय निकाल करके रोज ना सही तीसरे चौथे दिन लोगों को शिक्षा दें और वो भी निःशुल्क शिक्षा दें। बढ़िया। तो अपने समाज के जो लोग हैं, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनको थोड़ा सा अनुदान के रूप में अपने ज्ञान को शेयर करना चाहिए। और वो काम मैंने सोचा है, एक आध दो हमारे साथी अब तैयार हो जाएंगे तो मैं फैजाबाद में जल्द ही शुरू करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है कि आप इस तरह का कार्यक्रम चालू करें। लेकिन महानगर में अगर समन्वय समिति इस तरह के बड़े काम करती है तो समग्र समाज आ जाएगा और सबके सहयोग से, सारी संस्थाओं के सहयोग से यह सपना साकार हो सकता है। बिल्कुल। और अगर अकेले कि पाल विकास संघ कहे कि मैं बनाऊंगा और शेफर्ड वेलफेयर कहे कि मैं बनाऊंगा और पाल सेवा संघ कहे कि मैं बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं सपने को नहीं लगता आपको का आघात हो रहा है? हंसी के पात्र बनेंगे लोग। तो वही तो कहना चाहते हैं आप, जैसे बुद्धिजीवी का मत अगर लें ये लोग, और बनाए भी हैं समन्वय समिति जी। और उस समन्वय समिति के मंच पर सारे लोग इकट्ठा होके पूरे फंड को सहेज के हर संस्था के प्रतिनिधि लेकर के, किसी को विलय की भी आवश्यकता नहीं है किसी संस्था में, सबकी संस्थाएं बनी रहें अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने प्रोग्राम करते रहें, अपने अपने सामाजिक संदेश अपने लोगों के बीच फैलाते रहें और इस काम को ज्वाइंट वेंचर में करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह काम खूबसूरत ढंग से होगा और समाज तरक्की का नया नजरिया पाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे आपने ये एक मुख्य भवन की बात कही जी। अगर इस तरह का आपके महानगर में कोई भवन बन जाता है जी।
उससे कई लाभ भी होंगे समाज को जी। जैसे मान लीजिए वहाँ पर गरीब अमीर हर तरह के लोग रहते हैं जी। तो किसी को अगर शादी फंक्शन करना हो, आपके पास एक बढ़िया हाल है जी। तो वो लोग निःशुल्क वहाँ जाके अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। बढ़िया डॉक्टर साहब, एक काम ये होना चाहिए। और दूसरा कि भाई जैसे ये पाल सेवा संघ है या पाल विकास संघ है, इनका अपना कार्यक्रम हो तो अपना कार्यक्रम भी वो लोग कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी पहल है और ये अगर हमारे समाज के बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा समाज के लिए। जाते जाते पहचाननामा में डॉक्टर साहब को कोई ऐसी रचना जो प्रेरित करती हो, जो उनके अंदर जोश ला देती हो, हमारे श्रोताओं तक पहुँचे। जी जी। लिखते तो हम हैं, लेकिन कुल मिला के राजनीतिक क्षेत्र में हम लिखते हैं, कविताओं का ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लड़ करके जो हारे वही शेर है और जो बिना लड़े ही हार जाए वो शेर नहीं हो सकता। ये हमारी अपनी सोच है और मैं आपके माध्यम से समाज तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि किसी भी दिशा में काम करने वाले व्यक्ति को पहले लड़ करके जीतने की कोशिश करना चाहिए। अगर जीत मिलती है तो भी आपके पक्ष में है, अगर जीत नहीं मिलती है तो अनुभव आपके पक्ष में आता है। डॉक्टर साहब आपसे रूबरू थे श्रोताओं, डॉक्टर बैजनाथ पाल फैजाबाद से, भगवान श्री रामचंद्र की धरती से। आपके संदेश से आज निश्चित रूप से चौकीदार कह सकते हैं कि मिला तरक्की का नया नजरिया। जय हिंद। जय हिंद।